हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है पृथ्वी डिफेंस एकेडमी में। आज हमारा साइंस का नया वीडियो अपलोड हो रहा है जिसको आप लाइव देख रहे हैं। आपको ये जो OMR सीट है, जैसा कि हम हमेशा आपको बताते हैं, इसको फिल करते चलना है और अपने क्वेश्चन का मूल्यांकन करना है, जिससे आपको मालूम पड़े कि आपके साइंस स्ट्रीम में कितने मार्क्स आ रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में तीनों का आपको मूल्यांकन करना है। जो भी टॉपिक आपका कमज़ोर है हमको कमेंट सेक्शन में लिखना है ताकि हम उस पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाएँ। वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप मेरे साथ में बैठे रहिए। दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि आपको जो मैं टॉपिक यहाँ पे करा रहा हूँ, के साथ में आपको घर पे भी जो आप पढ़ते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन की, क्योंकि आज कोई भी एग्ज़ाम हुई है उसका लेवल बहुत स्टैंडर्ड बढ़ चुका है। आपको अच्छे से तैयारी करना है क्योंकि ज़्यादा कंपटीशन है, तो आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। क्योंकि आप यदि थोड़ी बहुत पढ़ाई करते रहेंगे तो आप एवरेज रह जाएंगे। आपको यदि अच्छा करना है, एग्ज़ाम में पास होना है, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से मेहनत करना पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं पोस्ट की संख्या हमेशा कम होती जा रही है। इससे वही बच्चा आगे जाएगा जो उस सारे क्वेश्चन को कवर कर सकता है। हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पे लिखा है ऊष्मा का मात्रक क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मा का मात्रक क्या है। यहाँ आपसे पूछा है हीट का मात्रक, ऊष्मा का मात्रक क्या है। तो हमको आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। आपका टाइमर भी अभी खत्म हो गया है। तो आपके चार ऑप्शन है कैलोरी, जूल, जूल कैलोरी, केल्विन। यहाँ पे आपसे ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक पूछा है कि ऊष्मा का जो 7 मूल मात्रक होते हैं। ठीक है, अब देखो ऊष्मा का मात्रक क्या है। ऊष्मा का मात्रक आएगा यहाँ पे जूल। क्या आएगा ऐसा ही मात्रक? जूल। ऊष्मा का मात्रक क्या आएगा? जूल। लेकिन मानव शरीर में जो ऊष्मा होती है उसको कैलोरी में मापा जाता है। हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा जो भी लेते हैं उसको हम कैलोरी में मापते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा ही मात्रक पूछा ऊष्मा का, तो इसका जूल आया। अगला प्रश्न देखेंगे। केल्विन पैमाने पर जल का हिमांक होता है। केल्विन पैमाने पे जल का हिमांक होता है, तो हमें इसके लिए 3 पैमाने पता होना चाहिए। एक सेल्सियस पैमाना, एक फ़ारेनहाइट पैमाना और एक केल्विन पैमाना। इन तीनों पे हमको हिमांक भी पता होना चाहिए और क्वथनांक भी पता होना चाहिए। तो जैसे हम सेल्सियस पैमाने पे देखते हैं तो 0 से ले जाके 100 तक। फ़ारेनहाइट में हमारा है 32 से ले जाके 212 तक। और केल्विन पे आएगा 273 से ले जाके 373 तक। तो अभी आपसे क्या पूछा है? केल्विन पैमाने पर जल का हिमांक। तो आप मुझे बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए आप मुझे। केल्विन पैमाने पर जल का हिमांक क्या होगा? यहाँ पे मैंने आंसर भी लिख दिया आपको डिस्क्रिप्शन में। आप मेरे साथ में बैठे रहिए और बताइए क्या सही जा रहा है। केल्विन पैमाने पर जल का हिमांक होता है 273 केल्विन। ऑप्शन सी सही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने पूरी रेंज देख ली। ऊष्मा संचरण की दर किस विधि में अधिकतम होती है? आपसे क्या पूछा? ऊष्मा संचरण की दर किस विधि में अधिक होती है? चालन, संवहन, विकिरण, सभी में बराबर। ऊष्मा संचरण की दर किस विधि में अधिकतम होती है? चालन, संवहन, विकिरण, सभी में बराबर। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। तो अभी हम देख लेते हैं ऊष्मा संचरण की कितनी विधि होती है। एक तो होती है चालन, एक विकिरण और एक संवहन। चालन में क्या होता है? ये होती है धातु में। जैसे आप किसी धातु को गर्म करते हैं, किसी धातु की रोड को गर्म करते हैं, तो आपको दूसरा सिरा भी गर्म नजर आता है। क्यों? उसमें होता है अणु गति नहीं करते हैं। उसमें हीट एक अणु से दूसरे अणु में जाती है, यानी अणु गति नहीं करते हैं, हीट एक जगह से दूसरी जगह जाती है। उसको क्या बोलेंगे? चालन। ये धातुओं में पाया जाता है गुण। फिर विकिरण, सूर्य का जो प्रकाश है आप तक विकिरण माध्यम से पहुंचता है। ठीक है, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा संवहन। संवहन में अणु एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जैसे आप पानी को गर्म करते हैं तो जल के अणु भाप में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं,
तो आपसे क्या पूछा है, ऊष्मा संचरण की दर किस विधि में अधिकतम होती है? किस विधि में अधिकतम होती है? विकिरण में। किसमें होगी? विकिरण में, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो है आपके पास आता है तो वो किस माध्यम से आता है? विकिरण से। क्लियर हुआ ये? अब फोर्थ लेंगे, ठोसों में ऊष्मा संचरण की विधि है। ठोसों में ऊष्मा संचरण की विधि है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था चालन में क्या होता है, एक अणु से हीट दूसरे अणु में जाती है, अणु नहीं जाता है, केवल हीट जाती है। तो संवहन में क्या होता है, अणु खुद एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जैसे जल को गर्म करने पे भाप बनती है। अगला विकिरण, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे सूर्य वो प्रकाश का जो उत्सर्जन करता है और ऊष्मा का जो उत्सर्जन करता है वो विकिरण माध्यम से आता है। तो अब चारों ऑप्शन में से तो इनमें से कोई नहीं कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या, ऊष्मा संचरण की विधि चालन में होगी। क्या होगी? चालन में। आपने देखा होगा कि आप जो चाय बनाने की जो बर्तन होता है उसमें एक हैंडल लगाया जाता है, वो भी कुछ अलग पदार्थ का। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो उसके जो बर्तन होता है वो धातु का बना होता है और धातु गर्म होती है। अब उसको आप जैसे हाथ में लेंगे तो आपको गर्म लगेगा, इसके लिए वहां पे टेफ्लॉन का एक प्लास्टिक का भाग लगाया जाता है काले कलर का, कुकर में और चाय के बर्तन में। क्लियर? अगला देखेंगे, विनय कुशवाहा जुड़ चुके हैं मेरे साथ में, विजय जी जुड़ चुके हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, सर्दियों में हीटर में कमरा गर्म होने की विधि है। जो सर्दी में हम कमरा गर्म करते हैं और हीटर लगाते हैं तो क्या होता है उसमें? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, चालन, संवहन, विकिरण, तापीय प्रक्रम। चालन, संवहन, विकिरण, तापीय प्रक्रम। अब इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, हीटर हवा के अणुओं को गर्म कर देता है, हवा के जो अणु होते हैं। तो कौन सी विधि हुई? संवहन। क्या आएगा? संवहन, क्योंकि हीटर हमसे दूर होता है, वो टच नहीं होता है, लेकिन वो पूरे कमरे को क्या कर देता है? गर्म। तो इसका आया संवहन, हवा के अणु गर्म हो जाते हैं। विजय जी जुड़े हैं, देख रहे हैं। आप भी एक काम कीजिए, आपके दोस्तों को भी आप जोड़िए साथ में, क्योंकि ज्यादा लोग यदि लाइव रहेंगे तो एक कंपटीशन का माहौल बनेगा। और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए इस वीडियो को। ये हुआ सिक्स्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होगी? आपसे पूछा है कि आपको जलन ज्यादा किससे पैदा होगी। चार ऑप्शन है, उबलते हुए पानी से, गर्म पानी से, भाप से, पिघली हुई बर्फ से। उबलते हुए पानी से, गर्म पानी से, भाप से, पिघली हुई बर्फ से। बताइए विजय जी, बताइए मुझे आंसर इसका जल्दी, आपका भी टाइम चल रहा है, जल्दी बताइए, 3 सेकेंड। अब हम देखेंगे यहाँ जलन कैसे पैदा होगी। गुप्त ऊष्मा रहती है जल में। कौन सी ऊष्मा रहती है? गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा अब यहाँ देख लेते हैं, उबलते हुए पानी से भाप में ज्यादा रहेगी। किसमें ज्यादा रहेगी? भाप में, क्योंकि जब भाप से आपको यदि 100 डिग्री पे यदि भाप है तो आपको बहुत ज्यादा जलन होगी, क्योंकि भाप बहुत ज्यादा गर्म होती है। ठीक है, उसमें लेटेंट एनर्जी ज्यादा होती है गुप्त ऊष्मा। तो इसका आंसर क्या आएगा? सी, बिल्कुल राइट रहेगा, क्योंकि गर्म पानी और भाप की अपेक्षा, मतलब गर्म पानी की अपेक्षा भाप में ज्यादा गुप्त ऊष्मा होती है। अगला, निम्न में से अधिकतम विशिष्ट ऊष्मा किसकी है? अभी मेरे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, कमलेश जी जुड़े हैं, रितेश जी जुड़े हैं। ठीक है, बताइए निम्न में से अधिकतम विशिष्ट ऊष्मा किसकी है? विशिष्ट ऊष्मा पूछा है, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट किसकी होती है? कांच की, तांबे की, सीसा की, जल की। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो पानी होता है उसकी स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? जल, बिल्कुल राइट, स्पेसिफिक हीट जल की ज्यादा रहेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल की विशिष्ट ऊष्मा है। देखो अभी हमने जो प्रश्न पहले करा था उसका ही विस्तार है ये। यहाँ देखेंगे जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है। तो यहाँ पे हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए। रितेश जी, विजय जी, कमलेश जी, बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हैं। ठीक है, यहाँ पे पहला ऑप्शन है 332, 520, 2100 जूल किलोग्राम, 4200 जूल किलोग्राम। तो इसका आएगा 4200 जूल किलोग्राम, 42 जूल किलोग्राम विशिष्ट ऊष्मा पूछा आपसे। अगला प्रश्न आएगा 9th, जल का हिमांक बिंदु है। क्या पूछा है? जल का हिमांक बिंदु। तो अलग अलग तापमापी में अलग अलग होता है। तो अभी हम यहाँ देखेंगे हमसे क्या पूछा है। देखो पहला लिखा है फ़ारेनहाइट में 32, दूसरा लिखा है सेल्सियस में 0 डिग्री,
तीसरा केल्विन में 273 और चौथा ऑप्शन है ये सभी। चार ऑप्शन में से बताइए। विजय जी बता रहे हैं ये सभी, कैप्टन जी बता रहे हैं ये सभी, ठीक है। रितेश जी बता रहे हैं डी, बिल्कुल राइट है। हमको ये देखना चाहिए कि चारों ऑप्शन में से पहले चारों ऑप्शन को अच्छे से देखना चाहिए, तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा ये सभी। ऐसा क्यों है? क्योंकि फ़ारेनहाइट में जब हम देखते हैं तो 32 से ले जाके 212 फ़ारेनहाइट तक रहता है, डिग्री फ़ारेनहाइट। और सेल्सियस में देखते हैं तो 0 डिग्री से ले जाके 100 डिग्री तक। और केल्विन में देखते हैं तो 273 से 373, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हुआ। ये क्या हुआ? हिमांक। ये क्या हुआ? क्वथनांक। हिमांक मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे पानी उबल जाएगा, यहाँ पे पानी जम जाएगा, ये दोनों चीज अलग अलग हो गई। तो हमको सभी का मालूम होना चाहिए, इसके आधार पे डी आंसर निकला है। और कौन जुड़ा है मेरे साथ अभी नया? कैप्टन जी, कमलेश जी, करण जी, ठीक है। अभी हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह युक्ति जिसके द्वारा ऊष्मा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। यहाँ पे जब हम प्रश्न पढ़ते हैं तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे कई बार नहीं लिखा हुआ आता है, वो नहीं को हम नहीं पढ़ते हैं और हमारा पूरा प्रश्न गलत हो जाता है। तो यहाँ पे हमको पूरा प्रश्न अच्छे से पढ़ना है। वह युक्ति जिसके द्वारा ऊष्मा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है। तो यहाँ देखेंगे डायनामो क्या है? डायनामो क्या करेगा? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे ऊष्मा जनित्र, ये ऊष्मा उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? ऊष्मा। तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा ऊष्मा इंजन, ऊष्मा इंजन क्या करेगा? ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। अब मोटर, विद्युत मोटर क्या करेगी? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगी। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक। अब आपको चारों पता हो गया। अब बताइए मुझे, कैप्टन एडी लिख रहे हैं मोटर, ये बिल्कुल गलत आ जाएगा। मोटर क्या करती है? यहाँ पे ऊष्मा लिखा है ना, यहाँ विद्युत थोड़ी लिखा है, तो बिल्कुल डी वाला गलत है। सी वाला कौन बता रहे हैं? सी वाला बताया है रितेश जी ने, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे ऊष्मा लिखा है। तो मैंने इसी के लिए बोला था पहले प्रश्न अच्छे से पढ़ना चाहिए। ऊष्मा का यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलेगा? ऊष्मा इंजन। ये बिल्कुल राइट है, ठीक। रेडियो सक्रियता किसका गुण है? आपसे क्या पूछा है? रेडियो सक्रियता। अब रेडियो सक्रियता क्या होती है? कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो अपने नाभिक से, कहाँ से? नाभिक से कुछ विकिरण का उत्सर्जन करते हैं, मतलब कुछ रेडिएशन करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? रेडियो सक्रिय पदार्थ। अब आपको ऑप्शन मिल गया, बताइए रेडियो सक्रियता किसका गुण है? इलेक्ट्रॉनों का, प्रोटॉनों का, न्यूट्रॉन का, नाभिक का। बताइए। कैप्टन जी बोल रहे हैं सी, रितेश जी बोल रहे हैं ए, विनय जी डी, रितेश जी ए, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अभी मैंने देखो बताया आपको, जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम उसके नाभिक से क्या निकलेगा? रेडियो सक्रिय पदार्थ निकलता रहेगा। ये कहाँ से निकलेगा? नाभिक से। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हम जब इस चित्र में देख लेते हैं हमेशा याद हो जाता है। ये देखो, नाभिक से क्या निकला? विकिरण निकली, अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती है, अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती है। रेडियो धर्मिता यूनिट है, आपसे पूछा है रेडियो धर्मिता यूनिट। रेडियो धर्मिता क्या होता है? हम जो कुछ रेडियो धर्मी पदार्थ होते हैं उनसे विकिरण निकलती है, उसी को क्या बोलते हैं? रेडियो धर्मिता। ठीक है, किसका गुण है? मतलब इसकी यूनिट क्या है? एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का। कैंडेला, कैंडेला किसका है? ज्योति तीव्रता का है ना कैंडेला, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का कैंडेला है। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। अब बचा क्या? फर्मी। फर्मी दूरी का सबसे छोटा मात्रक है। आपसे पूछेंगे फर्मी मीटर क्या है, तो दूरी का सबसे छोटा मात्रक क्या है? फर्मी मीटर। तो ये भी गलत हो गया। अब बचा क्या? क्यूरी। बिल्कुल राइट है, मैडम क्यूरी के सम्मान में इसका मात्रक रखा है क्यूरी। किसका? रेडियो धर्मिता का, क्योंकि उन्होंने रेडियम की खोज करी थी। मैडम क्यूरी ने किसकी खोज की थी? रेडियम की। अगला देखेंगे, अल्फा बीटा किरणों की खोज किसने की? आपसे पूछा है अल्फा बीटा किरणों की खोज किसने की? करण जी बता रहे हैं डी, विजय जी बता रहे हैं सी, कमलेश जी डी। अलग अलग बच्चे अलग अलग अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं। ये बहुत सही बात है, क्योंकि आप खुद से करेंगे तो जल्दी सीखेंगे। अब मेरा सुना हुआ भूल जाएंगे कल तक, आप खुद करेंगे या ऑप्शन देंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने करी?
चार ऑप्शन है, डाल्टन, रोंटजन, रदरफोर्ड, विलार्ड। ये अलग अलग वैज्ञानिक के नाम दे रखे हैं। अभी हम देखते हैं डाल्टन ने क्या दिया, परमाणुवाद, परमाणुवाद का सिद्धांत दिया। ठीक है, तो ये अपना कैंसिल हो गया। रोंटजन ने एक्स किरणों की खोज करी। एक्स किरणों की खोज किसने करी, रोंटजन ने। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन के बारे में बताया और परमाणु के बारे में, प्रोटॉन और परमाणु के बारे में बताया। अब आपको सबको मालूम है जो होता है नाभिक, उसमें ये किरणें निकलती, मतलब उन्होंने एक प्रयोग किया था के आधार पे इसका आएगा रदरफोर्ड, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, विलार्ड से कोई रिलेशन नहीं। ठीक है, अब अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है। आपसे क्या पूछा है, सौर ऊर्जा का स्रोत है, सौर ऊर्जा कैसे बनती है। अभी करण जी जुड़े हैं, विजय जी, कैप्टन जी, सभी अपना बताइए, आंसर बताइए। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, रेडियो धर्मिकता, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन में बताइए। अर्जुन जी बता रहे हैं डी, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित सौर ऊर्जा का स्रोत है, इनमें से कोई नहीं, बताइए। विजय जी बता रहे हैं बी, रितेश डी, रितेश जी डी वापिस बता रहे हैं। तो अभी हम देख लेते हैं सौर ऊर्जा का स्रोत है। देखो 4 हाइड्रोजन परमाणु मिले हैं। कितने हाइड्रोजन परमाणु, 4। अब ये 4 हाइड्रोजन के नाभिक मिल गए हैं, क्या बनाएंगे, हीलियम का नाभिक। तो कौन सी यहाँ पे संलयन हो रहा है, विखंडन हो रहा है। यहाँ पे संलयन हो रहा है, किसका संलयन हो रहा है, हाइड्रोजन का, और किस में बदल रहा है वो, हीलियम में। तो यहाँ पे कौन सी क्रिया हो रही है, नाभिकीय संलयन। क्लियर, ठीक है। नाभिकीय संलयन की क्रिया द्वारा आपके पास में ऊष्मा और प्रकाश आता है, तो इसका ऑप्शन क्या आया, बी, बिल्कुल राइट। तो यहाँ पे हमको थोड़ा समझना पड़ेगा, हमको कॉन्सेप्ट पता है तो हम आंसर बना ले जाएंगे। यदि हमको चारों के कॉन्सेप्ट पता है तो आपका आंसर क्या जाएगा, बिल्कुल राइट। ठीक है, अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। बाकी ये दोनों मैंने आपको पहले क्लियर कर दिए हैं। न्यूनतम पारगम्य शक्ति होती है, यानी वेधन क्षमता, वेधन शक्ति, न्यूनतम पारगम्य किरण कौन सी है। ठीक है, आपको ऐसे प्रश्न करने के लिए क्या करना है, आप बता देता हूँ। अल्फा कण की सबसे कम होती है और गामा किरणों की सबसे अधिक। ये जो गामा किरणें हैं ये धातु को छेद करके भी चले जाएगी, और जो अल्फा किरणें हैं ये नहीं जाएगी। ठीक है, आपके शरीर में जैसे कहीं चोट लग जाती है तो आप एक्सरे करवाते हो, उसमें कौन सी किरणें होती है, मुझे ऑप्शन में बताइए। एक्सरे में कौन सी किरणें होती हैं, सभी लिख के बताइए पहले। एक्सरे का, एक्सरे में कौन सी किरणें होती है, एक्सरे जो आप करवाते हो उसमें कौन सी किरणें होती है, एक्स किरणें होती है। कौन सी किरणें होती है, एक्स किरणें, मैंने ही बता दिया आपको। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ देखेंगे न्यूनतम पारगम्य शक्ति कौन सी है, तो अभी मैंने बता दिया अल्फा में सबसे कम, तो ए आ जाएगा इसका, और गामा में सबसे ज्यादा होगा। क्लियर। बीटा किरणें किस प्रकार के आवेश का वहन करती है, बीटा किरणें किस प्रकार की होती है। ठीक है, बीटा किरणें किस प्रकार की होती है, अल्फा किरणें होती है धनात्मक। तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ आपसे बीटा पूछा है, तो बीटा किरणें होगी ऋणात्मक। कैसी होगी, बीटा किरणें कैसी होगी, ऋणात्मक। बीटा किरणें ऋणात्मक होती, शून्य आवेश नहीं होगा, इसमें से कोई नहीं होगा। तो क्या आया आपका आंसर, बी, बीटा किरणें ऋणात्मक होती। याद रखना, अल्फा धनात्मक, बीटा ऋणात्मक, अल्फा धनात्मक, बीटा ऋणात्मक। ठीक है, लिख के बताया करो। देवराज ने लिखा है ऋणात्मक, कैप्टन ने लिखा अल्फा किरण। अल्फा किरणें कैसी होती है, ऋणात्मक, या बीटा किरणें ऋणात्मक होती है। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। आपसे पूछा है पृथ्वी की जो आयु होती है वो हम कैसे मेजर करते हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं, यूरेनियम डेटिंग, एक मिनट, यूरेनियम डेटिंग, कार्बन डेटिंग, परमाणु घड़ी, जैविक घड़ी। 4 ऑप्शन दिए हैं, बताइए। अब देखो क्या होता है डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग क्या होता है, किसी तत्व से हम मेजर करते हैं। जैसे मनुष्य में जो जीवाश्म है उसको हम मेजर करते हैं कार्बन डेटिंग से। किससे, कार्बन डेटिंग से आयु पता लगाते हैं। जैसे मान लो
किसी जीव की मृत्यु हो गई थी 1000 साल पहले, तो उसको हम कैसे पता करेंगे? उसके लिए हम कार्बन डेटिंग विधि प्रस्तुत करेंगे। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता 2300 से 1750 ईसा पूर्व, कैसे पता किया हमने? कार्बन डेटिंग से। कैसे पता किया? कार्बन डेटिंग से। लेकिन अब हम यहाँ पृथ्वी की बात कर रहे हैं, तो पृथ्वी आएगा यूरेनियम डेटिंग से, कार्बन डेटिंग वहां पे नहीं आएगा। ठीक है, परमाणु घड़ी से समय का याद करते हैं, ये भी गलत है। ये भी घड़ी, ये भी गलत है। इसका क्या आया? यूरेनियम डेटिंग। कार्बन 14 और कार्बन 12 समझा देता हूं। ये कार्बन के समस्थानिक है। इसमें क्या होता है, कोई जीव मर जाता है तो कार्बन 12 सेम टू सेम रहता है, उसके शरीर में हजारों साल तक कार्बन 12 सेम टू सेम रहेगा। लेकिन कार्बन 14 जो है, इसका क्या होता है, इसकी मात्रा घटने लगती है। तो अब कितनी मात्रा घटी उसके हिसाब से अपन क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं, अर्ध आयु काल के हिसाब से। ठीक है, अब ये इसको मैं कभी डिटेल में आपको करवाऊंगा जब आएगा। अगला देखेंगे, रेडियो धर्मिता मापी जाती है। रेडियो धर्मिता मापी जाती है, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। 4 ऑप्शन, ईगर मुलर काउंटर, पोलेरीमीटर, कैलोरीमीटर, बेरोमीटर। ईगर मुलर काउंटर, पोलरीमीटर, कैलोरीमीटर, बेरोमीटर। 4 ऑप्शन है, बताइए। अर्जुन जी बता रहे हैं ए, करण जी सी, कैप्टन एडी ने पहला वाला बताया है, जैविक है ना। इसका बताइए मुझे, रेडियो धर्मिता मापी जाती है। इसका ऑप्शन आएगा बिल्कुल ए, ईगर मुलर काउंटर। ईगर मुलर काउंटर आएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन ए। अर्जुन जी ने सही बताया है, रोहित जी ने सही बताया है। ठीक है, अब देख लेते हैं कैलोरीमीटर से अपन क्या नाप रहे हैं, कैलोरी माप रहे हैं। कैलोरी क्या नाप रहे हैं, कैलोरी। पेरोमीटर से क्या नाप रहे हैं, दाब। कौन सा दाब, वायु दाब। पेरोमीटर से वायुमंडल दाब नापते हैं, कैलोरीमीटर से कैलोरी मापते हैं। ठीक है, गीगर मुलर काउंटर इसका सही ऑप्शन हुआ। अगला देखें, मानव पाचन नाल में किस भाग में पेरिस्टिक गतियां नहीं होती? पेरिस्टिक गतियां नहीं होती है। ठीक है, क्या होता है जब हम हमारा भोजन जो चबाते हैं मुख गुहा में, उसके बाद में भोजन कहाँ जाता है, आमाशय में। किस प्रकार से? इस प्रकार से, ये जो आपका मुख गुहा है, यहाँ से भोजन जाता है आमाशय में। आपसे ये पूछा है कि मानव के आहार नाली किस भाग में गतियां नहीं होती है। ये आपकी जो गतियां होती है, आमाशय में क्रमानुकुंचन गति होती है, तो ये गलत हो जाएगा। छोटी आंत में भी होती है, बड़ी आंत में भी होती है। इसका आएगा ग्रसनी। यहाँ देखो, प्रश्न को पढ़ो पहले। मानव के आहार नल में पेरिस्टोक गतियां नहीं होती है, इसका आया ग्रसनी, आया ग्रसनी में। क्लियर हुआ? ठीक है, अगला देखते हैं, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? बताइए, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग। दांत का इनेमल, हड्डियां, पेशियां, इनमें से कोई नहीं। विजय जी ए बता रहे हैं, विजय जी, रोहित जी बता रहे हैं ए, राजेंद्र जी ए। अब फटाफट बताइए, मैं फिर उसके बाद में आपसे बात करूंगा। देवराज ए, रोहित जी इनेमल बता रहे हैं, तो बिल्कुल सही है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? इनेमल। इनेमल। और ये कहाँ पाया जाता है? दांतों पे, क्योंकि हमारे दांत हमेशा हमेशा से मजबूत रहते हैं। हड्डी से भी ज्यादा मजबूती दांतों में पाई जाती है, इनेमल के कारण। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए। हड्डियां भी मजबूत होती है, लेकिन हड्डियां उतनी मजबूत नहीं होती। ठीक है, चलो, बिल्कुल क्लियर हुआ है। नासिका के अंदर के भाग को क्या कहते हैं? हमारी जो नाक है, उसके अंदर के भाग को क्या कहते हैं, ये बताइए। इन्हें यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, वायुनाल, नासिका कक्ष, फेफड़े, प्रणाग्र। क्या बोलेंगे? देखो, नासिका के अंदर की बात हो रही है, तो नासिका से रिलेटेड क्या लग रहा है, बताइए। करण जी बता रहे हैं बी, राजेंद्र जी बी, रोहित जी बी, और बताइए, सभी बताइए, विजय जी बी। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा, नासिका के अंदर का भाग नासिका कक्ष कहलाता है। क्लियर हुआ? भोजन के पाचन में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम क्या होता है? कि हमारा जो भोजन होता है, उसको पचाने के लिए एंजाइम पाए जाते हैं, और वो विभिन्न स्थानों से निकलते हैं। तो अभी क्या हुआ कि हम जब भोजन करते हैं, तो भोजन कहाँ जाता है? मुख गुहा में। एक मिनट।
हम जब भी भोजन करते हैं तो भोजन सबसे पहले मुख गुहा में जाता है और वहां पे एक एंजाइम मिलता है, उसका पूछा है पाचन में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम। तो मुख गुहा में दो एंजाइम मिलते हैं, एक तो टाइलिन और एक एमाइलेज। टाइलिन एंजाइम जो है जीवाणु को खत्म करता है, जीवाणु को खत्म करता है, यानी यह जीवाणुओं को नष्ट कर देता है ताकि भोजन हानिकारक नहीं रहे। और दूसरा है एमाइलेज, ये स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है। इसमें बदलता है, स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है एमाइलेज। तो कहाँ पे मिला? मुख गुहा में मिला। तो अब यहाँ बताइए, पेप्सिन जो एंजाइम है वो प्रोटीन का एंजाइम है और ये कहाँ से निकलता है? आमाशय से निकलता है। कहाँ से निकलता है? आमाशय से। तो ये गलत हो जाएगा। सेल्यूलोज तो एक कार्बोहाइड्रेट है, तो ये तो गलत हो जाएगा। एमाइलेज, तो आपके पाचन में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा है? एमाइलेज। और कहाँ से मिलता है? ये मुख से मिलता है, मुख से मिलता है, लार में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? लार में। तो सही हुआ ये। ट्रिप्सिन एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम भी आमाशय का है, ये गलत हो गया। अगला प्रश्न, आहार नाल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप से पच जाता है? आपसे क्या पूछा है? भोजन अंतिम रूप से कहाँ पे पचेगा? ठीक है, अब ये भोजन जो है मुख गुहा से स्टार्ट हुआ है और ये जाके कहाँ पे खत्म होता है? ये होता है अपनी छोटी आंत में। अभी मैं इसका पूरा प्रोसेस आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपका भोजन मुख गुहा में जाएगा, उसके बाद में ग्रास नली से होते हुए आमाशय में जाएगा। आमाशय में जाने के बाद में ये 3 से 4 घंटे तक रहता है। उसके बाद में ये छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में इसका स्वांगीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? स्वांगीकरण। यानी पूरी प्रोसेस कहाँ पे कंप्लीट हुई? छोटी आंत में। तो फिर आप बोलोगे कि बड़ी आंत क्या है? बड़ी आंत क्या करती है? जो वेस्ट मटेरियल है उसमें से पानी का अवशोषण करती है। ठीक है, अपना यहाँ आंसर क्या आया? छोटी आंत, ऑप्शन डी। क्या आया? ऑप्शन डी। बताइए अपना आंसर बताइए। बड़ी आंत बिल्कुल गलत है। क्या क्या आया? छोटी आंत। याद रखना, आहार नाल में भोजन अंतिम रूप से पच जाता है। कहाँ पचता है? छोटी आंत। अगला, मानव हृदय में कक्षों की संख्या। आपसे पूछा है मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो मानव हृदय में कक्षों की संख्या बताइए जल्दी। रोहित जी बता रहे हैं 4, राजेंद्र जी बी बता रहे हैं मतलब 3, गलत है ये। विकास जी बी 2 बता रहे हैं, गलत है। रोहित जी बता रहे हैं 4, इसका आंसर आएगा बिल्कुल 4। मानव हृदय में कक्ष कितने होते हैं? 4। 2 आलिंद, 2 नीलई। ये आलिंद हो गए, ये आलिंद हो गए, ये नीलई हो गए, ये भी नीलई हो गए। कितने कक्ष है? 2 आलिंद ऊपर के, 2 नीलई नीचे के। ठीक है, ये दाएं बाएं में बटे रहते हैं। कितने कक्ष हो गए? 4। अगला, मानव शरीर में कुल हड्डियां कितनी होती है? मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206, 200, 201, 220। बताइए। अर्जुन जी बता रहे हैं सी। इसी का बता रहे हो क्या? चलो मैं वेट करता हूं, आप बताइए जल्दी। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206, 200, 201, 220। इसका राइट आंसर आएगा 206। हमारा जो हड्डी का ढांचा है 206 हड्डी से मिलकर बना होता है। ये हमारे शरीर को बांधे रखता है, मतलब हमारा एक स्ट्रक्चर तैयार करता है। ठीक है, लेकिन जब शिशु जो होता है उसमें हड्डियों की संख्या ज्यादा होती है 206 से, बाद में जुड़ जाती है। इसका आया आंसर ए। ये तो बिल्कुल फैक्ट क्वेश्चन है और ऐसा कैसा याद करना आपको। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? जल्दी बताइए देवराज जी, रितेश जी। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? आपका टाइम चालू हुआ, अब 12 सेकेंड है आपके पास। राजेंद्र राजपूत जी बता रहे हैं ए, पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? हृदय के पास, बिल्कुल गलत। रोहित जी बता रहे हैं बी। ठीक है, देवराज जी बता रहे हैं मस्तिष्क। विजय जी बता रहे हैं बी। इसका राइट आंसर आएगा मस्तिष्क। कहाँ पे होती है? मस्तिष्क में। मस्तिष्क में होती है मानव शरीर की
सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। इसका वजन 1 ग्राम से भी कम होता है, 1 ग्राम से भी कम वजन की है, लेकिन इसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। कौन सी ग्रंथि? मास्टर ग्रंथि। आपके शरीर की लंबाई को कौन कंट्रोल करता है? पीयूष ग्रंथि। क्लियर हुआ? एसटीएच हार्मोन्स सीक्रेट होता है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स, ठीक है। तो ये इसका आएगा मस्तिष्क, क्योंकि यहाँ पीयूष ग्रंथि कुछ ही फेफड़े में तो होगी नहीं, अग्न्याशयी में, अग्न्याशयी में भी गलत, हृदय के पास भी गलत, ये हो गया। दायां फेफड़ा कितने पिंडों में बटा होता है? दायां फेफड़ा कितने पिंडों में बटा होता है, मतलब भागों में बटा होता है? बताइए। 2, 3, 4, 5 ऑप्शन देख रहा हूं मैं, जल्दी बताइए। राजेंद्र जी सी, करण जी बी, बताइए जल्दी। 2 भाग बता रहे हैं इसका दायां फेफड़ा। हमारे 2 फेफड़े होते हैं, मैं एक बार बता देता हूं आपको। दो फेफड़े होते हैं हमारे। आपसे पूछा है कि दायां फेफड़ा, मतलब आपसे कौन सा पूछा है? राइट पूछा है, ये लेफ्ट पूछा है? राइट पूछा है, और ये लेफ्ट हो गया। अब बताइए, राइट वाले 3 भागों में बटा रहता है। कितने भागों में? 3 भागों, 1 ये, 2 ये, 3 ये। अब ये 2 भागों में बटा रहेगा। राइट वाला कितने भागों में बटा है? 1, 2, 3। राइट वाला कितने भागों में बटा है? 3। और लेफ्ट वाला कितने भागों में बटा है? 1 या 2। क्लियर हुआ? अब आपसे क्या पूछा है? दाया, दाया मतलब होता है राइट। इसका आंसर आया 3। क्लियर? क्लियर हुआ? ये ऐसे क्वेश्चन में बहुत डाउटफुल रहते हैं, इसके लिए इसको याद कर लो। अभी कितने भागों में बटा है? 3 भागों में। अगला क्वेश्चन, वयस्क मानव में श्वास नली की लंबाई होती है। आपसे पूछा है श्वास नली की लंबाई। हमारी एक श्वास नली होती है जिसके माध्यम से श्वास फेफड़ों तक जाती है। बताइए, 30 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन देख रहा हूं मैं, जल्दी बताइए। ललिता साहू जी भी जुड़े हैं मेरे साथ में, अर्जुन जी जुड़े हैं, राजेंद्र जी जुड़े हैं। जल्दी बताइए, आपका टाइम चालू हो गया। आपके मन में जो आ रहा है आंसर वो बताइए, ठीक है। किसने लिखा है? राजेंद्र राजपूत जी बी, बी लिख रहे हैं, अर्जुन जी बी, देवराज जी ए। इसका राइट आंसर आएगा 12 सेंटीमीटर। ये ऐसा फिक्स नहीं होता है कि 12 सेंटीमीटर, इसकी एक रेंज होती है। वो रेंज इस प्रकार है, 12 से 16 सेंटीमीटर। ये रेंज याद रखो। अब देखो, इस रेंज में कोई आ रहा है क्या? 5 तो गलत हो गया, 45 भी गलत, 30 भी गलत, तो 12 से 16 के बीच में क्या आया? 12 ही आया। क्लियर हुआ आपको? अगला देखेंगे, दाएं नीलई से अशुद्ध रुधिर किस अंग में जाता है? आपसे पूछा है। देखो, ये हृदय मान लिया, ये राइट वाला मान लिया, ये लेफ्ट वाला मान लिया। ये क्या है? आलिंद है, ये नीलई है। ये दोनों आलिंद है, ये नीलई है। आपसे पूछा है दाएं नीलई से अशुद्ध रक्त। दाएं से पूछा है तो दायां निकालो, ये नीलई। अब ये कहाँ पे जाएगा अशुद्ध रक्त? ये जाएगा फेफड़ों तक। कहाँ पे जाएगा? फेफड़े तक। किस लिए जाएगा? शुद्ध होने के लिए। वापिस फेफड़ों में जो रक्त आएगा वो लेफ्ट आलिंद में आएगा। कहाँ आएगा? देखो, नीलई से अशुद्ध रक्त कहाँ गया? फेफड़े तक। फेफड़े से शुद्ध होके कहाँ आया? आलिंद तक। क्लियर हुआ? नीलई से, राइट नीलई से कहाँ गया? फेफड़े तक। फिर फेफड़े से लेफ्ट आलिंद में आया। मतलब इस प्रकार से देखो, दिख रहा है? क्लियर हुआ? लंग्स, कहाँ पे जाएगा? लंग्स में। क्योंकि अशुद्ध रक्त को पहले शुद्ध करना भी तो जरूरी है, उसमें ऑक्सीजन भी तो चाहिए। बिना ऑक्सीजन का रक्त कैसा रहता है? अशुद्ध। हमको यहाँ ऑक्सीजन चाहिए। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन कहाँ जाती है? फेफड़ों में। फेफड़ों के माध्यम से देखो, अब ये कहाँ जा रही है? आलिंद में जा रही है, लेफ्ट वाले में। फिर लेफ्ट से नीलई में जाएगी, फिर नीलई से शरीर में जाएगी, फिर शरीर से आलिंद में आएगी, राइट वाले में। इस प्रकार से बहुत लंबी प्रोसेस है, और ये प्रोसेस होती है धमनी और शिरा के माध्यम से। क्लियर हुआ? अगला देखेंगे, व्यक्ति को सामान्य मस्तिष्क का भार होता है, मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है, बताइए। 1.4 kg, 3.4 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg। कितने किलोग्राम होता है? बताइए। रोहित जी बता रहे हैं ए, करण जी ए, राजेंद्र जी ए, विजय कुशवाहा ए। का बिल्कुल है 1400 ग्राम। कितने ग्राम?
1400 ग्राम या फिर 1.4 किलोग्राम। ठीक है, मानव मस्तिष्क हमारा केंद्रीय अंग है। हमारे शरीर का संतुलन कौन बनाता है? मस्तिष्क, सबसे महत्वपूर्ण अंग है। और इसकी कोशिकाएं जो होती है वो उसकी वापस बनने की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, मानव मस्तिष्क का भार। अभी हमारे क्वेश्चन कवर हुए हैं। आप सबको ये करना है, इसका वीडियो एक बार और देखना है ताकि आपको ये पूरा कंटेस्ट हो जाए, क्योंकि हमने 30 क्वेश्चन तो केवल देखे हैं, लेकिन उस 30 क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन कवर करे हैं। आपके आने वाली एग्जाम में ये बहुत फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो अभी आपकी और भी क्लास होने वाली है यहाँ पे जीके की, तो आपको उसका यूट्यूब पे देखना है कि क्या टाइम रहेगा, 10 बजे के करीब। ठीक है, तो आप सभी तैयार रहिएगा। हम मिलते हैं अब कल इसी समय पे। ठीक है, जब तक के लिए इस वीडियो को देखिए और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। धन्यवाद।